So hello everyone, this is Satyam Srivastava, your GDSC web mentor. तो बेसिकली डे वन में आपने HTML के बारे में सीखा था और एक वेब कैसे बनती है, एक वेबसाइट कैसे रन होती है, क्या क्या टेक्नोलॉजी चाहिए होती है उसको रन करने में, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, फ्रंट एंड में कितनी टेक्नोलॉजीज आती है, बैक एंड में कितनी टेक्नोलॉजीज आती है, ठीक। और HTML का क्या यूज़ है एक वेबसाइट में, ठीक। और HTML का क्या होता है, फुल फॉर्म, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब बेसिकली डे वन में एचटीएमएल के बारे में तो बेसिक हो गया। अब डे टू में आता है सीएसएस का पार्ट। बेसिकली एचटीएमएल होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है बेसिकली, जो हम लोग की जो ब्राउजर होता है उसको एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है, ठीक। अब एचटीएमएल की हेल्प से तो हम लोग ने एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। अब बात आती है उसको ब्यूटिफिकेशन करने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए। तो उस चीज के लिए यूज के लिए आता है सीएसएस, ठीक। तो बेसिकली सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि अभी इन फ्यूचर जब मैं जाऊंगा सारी कोडिंग वोडिंग में जो भी चीजें यूज होती है, तो एक चीज आती है बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप में अभी हल्का सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। देखो, एक साइट के लिए एक एचटीएमएल तो बना लिए, अब उसको सीएसएस की हेल्प से ब्यूटिफिकेशन करेंगे। जैसे जो कार का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो तो एचटीएमएल एग्जांपल के लिए ले लो, और सीएसएस की हेल्प से उसमें हम लोग कलर, सीट, स्टेयरिंग व्हील, लाइट, वो सब प्रोवाइड करते हैं। जावास्क्रिप्ट, बेसिकली जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम लोग उसको इंजन फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। अब सीएसएस में क्या रहता है कि एक होता है कि हम लोग एकदम बेसिक से कोड करना शुरू करें, तो हम लोग को बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि वो फोन में खुल जाए, लैपटॉप, टैबलेट में, मतलब बेसिकली मल्टीपल स्क्रीन साइजेस में ओपन हो जाए, ठीक। अब क्या है कि फेसबुक ने इन्वेंट किया एक सिंपल सी एक सर्विस कह सकते हैं बूटस्ट्रैप को। अब बूटस्ट्रैप में क्या है कि ये लोग प्री डिफाइंड सीएसएस की फंक्शंस कह लो कि क्लासेस बना के रखे हुए, क्लासेस आईडी और मल्टीपल चीज पहले से डिफाइन करके रखे हैं। फॉर एग्जांपल कोल, COL, कोल कोल मतलब कॉलम डैश 12। फिर ऐसे ही होता है, डैश में आता है, फिर एमडी आ जाता है। एमडी मतलब मोबाइल डिवाइसेस। ऐसे मल्टीपल ऐसे क्लासेस के नेम रखे गए। उसके यूजेस ये हैं कि जो भी उसमें प्रॉपर्टीज डिफाइंड होंगी, जैसे फॉन्ट साइज हो गया, या मीडिया क्वेरी हो गया। बेसिकली मीडिया क्वेरी क्या होता है वही बताऊंगा मैं इन फ्यूचर, ठीक। तो वो सब पहले से डिफाइन कर रखे रहते हैं, इसीलिए बूटस्ट्रैप एज कम्पेयर टू जीरो से स्टार्ट करने से अच्छा है कि बूटस्ट्रैप को ही डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर लो। प्रॉब्लम ये है कि बूटस्ट्रैप को पहले पढ़ने से पहले बेसिक बेसिक सीएसएस आनी मस्ट है, ठीक। क्योंकि क्या रहता है कि जब आप एक एडवांस वेबसाइट बनाने जब स्टार्ट करते हैं, तो उसमें मेन पॉइंट ये रहता है कि अब कोई इसमें चेंजेस करना, बहुत माइन्यूट चेंजेस करना हो, तो वो भी करने के लिए बूटस्ट्रैप की जो मेन फाइल है उसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्या चीज़ ऑन करनी है, ऑफ करनी है, ठीक। सो बेसिकली कल का थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि बेसिकली एचटीएमएल क्या क्या होता है। तो डॉक टाइप हो गया, डॉक्यूमेंटेशन टाइप। फिर डॉक्यूमेंटेशन टाइप, फिर एचटीएमएल के फॉर्म। फिर उसमें दो चीज़ें आती है, एक होता है एचटीएमएल का पार्ट, एक होता है हेड का पार्ट, फिर एक होता है बॉडी। एचटीएमएल के अंदर दो चीज़ आती है, हेड और बॉडी, ठीक। हेड के अंदर हम लोग मेटा टैग को डिफाइन करते हैं, और टाइटल क्या होगा वेबसाइट का नाम, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ऑथर कौन है, वो सब डिफाइन करते हैं। और बाकी सारा कोड बॉडी के अंदर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल H1 है। H1 मतलब हेडिंग टैग। H1 बेसिकली 6 हेडिंग डिफाइन की है HTML में, H1 से लेके H6 तक। P फॉर पैराग्राफ। A से एंकर टैग हो गया, और HREF हम लोग यूज करते हैं कोई भी लिंक को एम्बेडेड करने में, ठीक। उसके बाद HTML में कैसे कमेंट करते हैं, ये उसका फॉर्म दिया हुआ है, ठीक। दिस इज अ कमेंट इन द कोड। फिर बॉडी आ गया, और फिर HTML हो गया, ठीक। अब बेसिकली सीएसएस में मैं थोड़ा इंट्रो देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पास में लेके चलूँ तो बॉडी है, हेड हुआ, बॉडी हुई। तो बॉडी के अंदर जो जो भी टेक्स्ट पार्ट होगा उसका फॉन्ट साइज 12 पिक्सल्स है, कलर रेड है। अब और एचटीएमएल में देखें तो एचटीएमएल में है एग्जाम्पल पेज। अब एग्जाम्पल पेज का फॉन्ट वेट बोल्ड होना चाहिए, और बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। और उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो ब्लू कलर का होना चाहिए। फिर बेसिकली हैश। अब ये हैश माई बॉक्स हेयर, ये क्या मैं इन फ्यूचर बताऊंगा। एक होता है डॉट, एक होता है हैश। तो क्लास क्या होता है, आईडी क्या होता है, वो सब इन फ्यूचर बताऊंगा मैं। तो ये सब आप सब लोग समझ गए, ठीक। फिर आगे मूव ऑन करते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सीएसएस में। तो मैं रीड कर लेता हूँ डेफिनेशन की। सीएसएस इज यूज टू डिफाइन स्टाइल्स फॉर योर वेब पेज, इंक्लूडिंग द डिजाइन, लेआउट एंड वेरिएशन इन डिस्प्ले फॉर डिफरेंट डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइजेस। और एट लास्ट एक मेन गोल हर यूजर या हर जो भी वेबसाइट बना रहा है उसका मेन गोल ये भी होना चाहिए कि जो साइट डिजाइन कर रहा है वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिव का ये मैं
पहले मतलब आपको बता के रखा है। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल गीक्स फॉर गीक्स है। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, ब्राउजर को ओपन कर देता हूँ। एक सेकेंड। तो मैं ब्राउजर को ओपन कर रहा हूँ, तो ठीक। तो ब्राउजर के अंदर मैंने लिखा GFG, और GFG की साइट पे मैं गया। तो इन्होंने CSS को कुछ ऐसे डिफाइन करके रखा है। ठीक, अब जैसे मैंने डार्क मोड अपने लैपटॉप पे ऑन रखा है, तो ये ऑटोमेटिकली उसका जो जावास्क्रिप्ट ये पहले से डिफाइन कर लिया कि क्या प्रॉपर्टीज है, वो ऑटोमेटिक डार्क थीम इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक, मैं इसके इंस्पेक्ट पे जाऊंगा। अब ये देखिए, जो नेविगेशन बार है वो मेरे जो लैपटॉप में, अब बेसिकली लैपटॉप को इस समय यूज कर रहा हूँ, तो जो ये ऊपर जो बार दिख रहा है, ये नेविगेशन बार है, ये पूरा जो हाईलाइट हो रहा है। और अगर मैं स्क्रीन साइजेस चेंज करूंगा, ठीक, जैसे मैंने इसकी स्क्रीन साइज जैसे मैंने कम की, तो मेन्यू बार का ऑप्शन आ गया। तो यही सब रिस्पॉन्सिवनेस में ये सब हम लोग प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। ठीक है। तो अगर मैं आईफोन एक्सआर ले लिया तो उसमें कैसा विजिबल होगा, और फॉर एग्जांपल टैबलेट या आईपैड मिनी ले लिया तो उसमें कैसा शो होगा। ठीक, तो ये रहता है पूरा। अब बेसिकली एक वेबसाइट का अगर आपको सोर्स कोड जानना है, तो कंट्रोल यू अगर प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे, तो आपको पूरा वेबसाइट का कोड दिखाई दे जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन रैप है। बेसिकली लाइन रैप क्या है, जैसे मतलब मैं स्क्रॉल करना शुरू करूंगा तो ये बहुत आगे तक है। और लाइन रैप क्या करेगा कि स्क्रीन के हिसाब से वो सारी कोडिंग को एक के नीचे एक कर देगा। तो इससे मुझे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। अभी एक चीज और है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हर यहाँ स्पेसेस नहीं है, और लाइन खत्म होने से पहले चीजें आ जा रही हैं। तो इसीलिए CSS का पूरा एक HTML जैसे हर चीज की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कोई टेम्पलेट भी डाउनलोड करें किसी वेबसाइट पे, तो ये एक ड्यूटी आपकी बनती है कि हर एक एक वर्ड, एक एक चीज का आपको रिमेम्बर हो जाएगी क्या क्या है वो, प्रीफिक्स क्या है, मेटा टैग क्या है, और यहाँ PNG क्या है, फैब आइकन क्या है, और यहाँ पे कंटेस्ट का यूज क्या क्यों किया जा रहा है, आर्टिकल क्या होता है। ठीक, मल्टीपल चीजें रहती हैं, प्रॉपर्टीज, पैडिंग, ये सब आपको पता होना चाहिए। एक चीज और है कि आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स का सोर्स कोड ओपन करके उसको लर्न करिए कि वो कैसे कैसे क्या क्या, किस मेंटालिटी, क्या किस किस टाइप की कोडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, कितना ऑप्टिमाइज कोड को किया जा रहा है। जैसे ये देखिए, बहुत छोटा सा ही कोड है, ठीक है, कुछ ज्यादा ही छोटा कोड है ये। अब ये पूरा कोड है, और जब इसको इम्प्लीमेंट करने पे आया, तो साइट देखिए, ये रही आपकी साइट। ठीक, तो अब साइट तो देख यहाँ पे फिनिश हो गई, तो जो उसका जो HTML CSS और जो पूरा बैकएंड कोडिंग कितनी लंबी, इतनी ज्यादा लेंथ में है। तो जो वेब डेवलपर की फील्ड भी होती है, तो उस हिसाब से भी चुनना चाहिए कि इतनी कोडिंग को संभाल सके, कोई बग आए तो उसको क्लियरली कर सके। पूरी टीम बनती है UI UX की। ठीक, तो मैं सिंपली अपने PPT की तरफ मूव ऑन करता हूँ। ठीक, तो हाउ द जोश। एक चीज और है कि जब ये वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे, तो कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल से, और व्हाट्सएप नंबर से ग्रुप पे है। ठीक, तो बेसिकली व्हाट इज CSS? CSS describes how HTML elements are to be displayed on screen, paper or in other media. अब बेसिकली आपको मैंने पहले बताया था कि HTML तो एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है, अब वो गया, उसका रोल खत्म। अब मेन आ रहा है CSS की, वो स्क्रीन पे कहाँ पे शो होगा, क्या उसका कलर होगा, और अगर मैंने डार्क मोड को ऑन रखा है तो वो कैसे वो रिएक्ट करेगा, और ऐसे मल्टीपल चीजें। CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. ठीक, अब इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है अभी मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे आपको मैं एक शॉर्ट इंट्रो दे दे रहा हूँ कि कैसे क्या रहता है। कि आपने जब कोड देखा था, अभी जब मैं आपको सोर्स कोड दिखाया था, उसमें क्या था, हो सकता है कि वो लोग CSS की फाइल कहीं और होगी, HTML की फाइल कहीं होगी, उन दोनों को लिंक टैग से लिंक कर दिया गया होगा। ठीक, और फिर नेक्स्ट पॉइंट है CSS रिमूव द स्टाइल फॉर्मेटिंग फॉर द HTML पेजेस। और एक चीज और है, अब जैसे CSS HTML ये सब लोग एक साथ वर्क करेंगे, और सिंपल सी एक वेबसाइट क्रिएट करने में हम लोग को हेल्प मिलेगी। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो अपना VS कोड ओपन कर लीजिए, सिंपल सा। ठीक, तो अब ये आर्किटेक्चर में पहले एक शॉर्ट में डिफाइन करना चाहता हूँ कि ये आर्किटेक्चर क्या है, और ये मैंने फोटो की यहाँ पे पेस्ट करके रखी है। तो मैं सिंपली यहाँ पे मैं VS कोड लिख देता हूँ। एक एक फोल्डर सिलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ से, ओपन अ फोल्डर। तो मैं फोल्डर सिलेक्ट करता हूँ, मैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर वेबसाइट, वेबसाइट के अंदर ये वाला फोल्डर। तो मैंने बेसिकली एक फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूँगा, index.html।
आप चाहे तो एच इस्तेमाल कर सकते हैं, और एच दोनों सेम वर्क करेगा। पर हाँ, अगर आप फायरबेस होस्टिंग की तरफ जाएंगे, जब मैं आपको फर्दर वीडियो से बताऊंगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इंडेक्स डॉट एच ही होना चाहिए। ठीक नहीं, और इंडेक्स नहीं है मैंडेटरी, पर डॉट एच तो होना ही चाहिए। ठीक, तो मैं सिंपली जो भी कोड है उसको मैं एम्बेड कर देता हूँ, और टाइटल को मैं लिख देता हूँ GDSC। ठीक, और लाइव सर्वर के थ्रू मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। एक सेकंड गाइस। ठीक, तो ये वेबसाइट ओपन हो गई है। ठीक, तो मैं अपने VS कोड की तरफ मूव ऑन करता हूँ। अब देखिए क्या फॉर्मेट है, मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे कैसे डिजाइनिंग है, कैसे कैसे क्या क्या फील्ड है। तो पीपीटी मूव करते हैं कि यहाँ पे नेम आया, फोल्डर का नाम आया, फिर उसके अंदर CSS का एक फोल्डर है, इमेज का एक फोल्डर है, इंडेक्स डॉट एच है, JS का एक फोल्डर है। बेसिकली यहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनाइज है। सॉरी। ठीक है, अब जैसे क्या है कि कोई भी एक वेबसाइट बनती है, तो उसमें मल्टीपल CSS का हम लोग यूज करते हैं, मल्टीपल CSS फाइल का यूज करते हैं। तो अगर मैं एक ही के नीचे CSS लिखता रहूंगा लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन, तो वो कितना लेंदी हो जाएगा, और कोई प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम भी आएगी, तो मैं मुझे बहुत टाइम लग जाएगा उसको डिटेक्ट करने में, सॉल्व करने में। तो इसीलिए हम लोग एक CSS का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। सेम जावास्क्रिप्ट से होता है कि जावास्क्रिप्ट में भी हम लोग एक जावास्क्रिप्ट के नाम से भी हम लोग एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, और सारी जो भी हम लोग कुछ डॉट जेएस की जो भी फाइल होती है उसके अंदर रखते हैं। सिमिलरली जो भी हम लोग एसेट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे इमेज हो गया, वीडियोस हो गया, तो वो भी एक हम लोग एक्सटर्नल फोल्डर क्रिएट करते हैं। फिर उसी फोल्डर का नेम हम लोग लिंक टैग के थ्रू, मतलब एंकर के टैग के थ्रू उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक, अब बेसिकली सिलेक्टर्स क्या होता है, तो आईडी हो गया, क्लास, एलिमेंट डॉट क्लास। तो यहाँ मैं अभी बेसिकली दो ही कवर करूंगा, आईडी और क्लास। ठीक है, अब बेसिकली आईडी क्या होता है और क्लास क्या होता है। अब हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब डिफरेंस क्या है, जैसे आपका जो AKTU का रोल नंबर है वो आईडी है, अब वो सबकी सेम नहीं होगी। ठीक, अब जो क्लास है बेसिकली क्या है कि हम लोग अ, एक बार क्लास को डिफाइन करें, और जो जो प्रॉपर्टीज हम लोग उस क्लास में डिफाइन किए, वही प्रॉपर्टीज हम मल्टीपल प्लेसेस में इस्तेमाल कर लें। फॉर एग्जाम्पल, आपके करिकुलम में जो भी सब्जेक्ट डिफाइन किए गए होंगे, वो सारे क्लासेस में वो सारे स्टूडेंट्स की प्रोफाइल में सेम क्लास का इस्तेमाल किया होगा, और सिंपली उसी को यूज कर लिया गया होगा। ठीक है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज हर स्टूडेंट के अंदर आ गई होगी। ठीक, क्लास के लिए हम लोग डॉट का इस्तेमाल करते हैं, और आईडी के लिए हम लोग हैश का इस्तेमाल करते हैं। के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि डॉट से क्या होता है, हैश से क्या होता है। ठीक, सो नेक्स्ट आता है कि हाउ टू ऐड CSS। ठीक, बात आ रही कि आईडी और क्लास को कैसे करना है, इम्प्लीमेंटेशन वो आगे आपको बताऊंगा कि आगे वीडियो में। तो बेसिकली थ्री मेथड्स होते हैं थ्री मेथड्स होते हैं CSS को यूज करने के या एम्बेड करने के लिए HTML में से। आपको मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि हम लोग सब कुछ एक ऑर्गेनाइज रखते हैं। CSS के अंदर CSS की फाइल रहती है, HTML के अंदर HTML की फाइल रहती है। ठीक, ठीक, तो CSS के अंदर CSS की सारी फाइलें रहती है, डॉट CSS की, और ऐसे हम लोग रखते हैं ऑर्गेनाइज। तो अब क्या है कि हम लोग अगर कोई भी फाइल नेम डॉट CSS क्रिएट कर दिया है, अब उसको हम लोग को यूज करना है HTML फाइल में, तो कैसे यूज करेंगे। तो बेसिकली तीन मेथड होता है, एक होता है इनलाइन, नेक्स्ट इंटरनल, नेक्स्ट एक्सटर्नल। ठीक, तो हम लोग अब एक इंटरनल CSS का यूज करते हैं। ठीक, तो मैं तो इंटरनल CSS का हम यूज करते हैं अब। ठीक, तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, H1 टैग में हेलो सर। ठीक, लाइव सर्वर के थ्रू अगर मैं ओपन करूंगा, तो हेलो सर सिंपली प्रिंट होके आ जा रहा है। अब क्या करना है कि मुझको इसमें इसको CSS प्रोवाइड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली अगर मैं यहाँ पे स्टाइल, ठीक, कलर, रेड लिख देता हूँ। ठीक, तो देखते हैं कोई डिफरेंस आता है कि नहीं। तो जो मेरा हेलो सर था वो लास्ट टाइम बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर में था, अब ये रेड कलर में आ गया है। तो ये मैंने इनलाइन CSS का यूज किया है। ठीक, अब आगे मूव ऑन करते हैं। तो अब नेक्स्ट आता है इंटरनल CSS क्या होता है। अब क्या है कि ये तो मैंने इनलाइन लिख दिया। अब लेट करो कि मुझे इनलाइन नहीं करना है, मैं चाहता हूँ, और लेट करो कि मैं मल्टीपल क्रिएट कर देता हूँ हेडिंग टैग्स। तो H2 हेलो। ठीक, देखते चेंजेस हुए कि नहीं।
तो चेंजेस हुए हैं, लाइव सर्वर में चल रही है पूरी साइट। तो H1 में हेलो सर आ गया और S2 में हेलो आ गया। अब क्या है कि बाय डिफॉल्ट दोनों कलर ब्लैक है। अगर मैं इनलाइन सीएसएस में लिखने जाऊंगा तो जो इसकी जो स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा, मतलब जो लेंथ रहेगी बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक, अब ऐसे अगर मैं बहुत सारा कोड करते रहूँ, अभी H1 आ गया, पी टैग आ गया, सबके लिए बार बार एक ही चीज डिफाइन करना, स्टाइल कलर या स्टाइल, फिर आगे फॉन्ट साइज आ जाएगा, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क। मैं चाहता हूँ कि सबका मैं एक साथ यूज कर लूँ। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ कि अ, एक स्टाइल टैग क्रिएट कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ लिख देता हूँ H1 कलर आपको। ठीक, तो देखते हैं चेंजेस हुए कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं ये सिंपली चेंजेस हुए हैं। ठीक, अब ऐसे में मल्टीपल चीज़ों कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ब्रैकेट को मैं ऊपर ले जाता हूँ। ठीक, अगर यहाँ मैं कॉमा लगा के S2 लिख दूंगा तो सेम प्रॉपर्टीज H1 और H2 दोनों टैग्स में आ जाएगी। और यहाँ मैं अगर कॉमा लगा के पी लिख दूंगा, अब ऐसे पी तो मैंने तो यूज नहीं किया है। ठीक, तो अगर मैं सिंपली पी टैग का भी इस्तेमाल ही कर लेता हूँ, लॉरम 1020। ठीक, तो ये देख सकते हैं कि तीनों को सेम सीएसएस फाइल प्रोवाइड हो गई है। अब ये कैसे हो रहा है मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देख सकते हैं कि मैं सिंपली ये मुझे बार बार सबका कलर डिफाइन करने के लिए 3 लाइन में कलर कलर स्टाइल से लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली H1 H2 और पी कॉमा लगा के भी यूज कर सकता हूँ। ठीक, अब क्या रहता है कि बहुत सारे हम लोग के एचटीएमएल पेजेस का इस्तेमाल करते हैं, और जब जब बहुत बड़ी एक वेबसाइट आ जाती है तो बहुत डिफिकल्ट रहता है कि हम लोग एक ही तरह से, अगर लेंथ की बात करें, जैसे मैं आपको लास्ट अभी मैं दिखाया था जीएफजी की साइट, तो वो कितनी लेंथ ज्यादा थी। तो अगर हम लोग को लेंथ शॉर्ट करनी है तो हम ये कर सकते हैं कि सीएसएस को अलग रखें और ऑर्गेनाइज रखें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं सिंपली प्लस में जाता हूँ और लिख देता हूँ इंडेक्स डॉट सी एस एस। देख सकते हैं ये एचटीएमएल हुआ, इस सीएसएस हुआ। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ H1। ठीक, कलर। ठीक, ये वाला। और मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। ठीक, अब देखते हैं चेंजेस हुए कि नहीं। अब देखिए चेंजेस नहीं हुए। अब इसके पीछे एक सिंपल सा हम लोग है रीजन है कि जो ये एचटीएमएल फाइल है सीएसएस को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। मैं इसके कंट्रोल यू करूंगा तो देख सकते हैं कि अभी मैं सीएसएस फाइल एम्बेड ही नहीं किया हूँ तो कैसे फर्क पड़ेगा। अच्छा हाँ, ये जो ये कोड है, ये बेसिकली अपना लाइव सर्वर का यूज कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक इम्बिट किया जा रहा है स्क्रिप्ट को। यहाँ लिखा हुआ है कमेंट में, कोड रिजेक्टेड बाय लाइव सर्वर। ठीक, तो अब क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, तो हम लोग सिंपली हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे लिंक और उस फाइल का नाम, तो ये ऑटोमेटिक हम लोग बोल देगा इंडेक्स डॉट सी एस एस का यूज करो। अब देखते हैं चेंजेस हुए कि नहीं। हाँ, सिंपल सा हेलो सर जो चेंजेस है वो इम्प्लीमेंट हो गए। ठीक, अब अगर मैं यहीं पे कॉमा लगा के S2 लिख दूँ, ठीक, देखते हैं चेंजेस होते हैं कि नहीं। हाँ, सिंपल चेंजेस हो गए। ठीक, बात आ जाएगा व्यू सोर्स कोड में जाऊंगा, और यहाँ आई थिंक यहाँ भी शो नहीं हो रहा है। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, देखिए ये शो हो रहा है, इंडेक्स डॉट सी एस एस पे क्लिक करूंगा तो जो भी कोड मैंने सीएसएस पे लिखा है वो भी शो हो रहा है। ठीक, ये तो बेस्ट पार्ट हो गया। अब बात आ रही है क्लास की और आईडी की। ठीक, नेक्स्ट चीज क्या है, कलर हो गया। ठीक है, तो देख सकते हैं। अब हाँ, अब बेसिकली मैंने सिलेक्टर का बताया था कि आईडी क्लास हो गया, बहुत मल्टीपल चीजें आ गई हैं। फिर डिक्लेरेशन हो गया, तो हम लोग H1 फिर कलर रेड फॉन्ट साइज 12 पिक्सल्स, सेमीकोलन का यूज किया, प्रॉपर्टी देन उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी देन उसकी वैल्यू। ठीक, तो आगे मूव ऑन करते हैं। तो बेसिकली हम लोग अब आईडी और क्लास का यूज करेंगे। ठीक, तो क्या है कि अ, हाँ, और ये बात है कि हम लोग ने डे जो लास्ट डे वाला इवेंट था, हम लोग ने ये किया था प्रॉमिस कि हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। ठीक, तो फॉर्म तो क्रिएट हो गया था, अब बात आ रही है उसको सीएसएस प्रोवाइड करने की, थोड़ा स्टाइलिंग करने की। तो मैं आपको भी अभी बताता हूँ कि, आगे के वीडियोज में, आगे वीडियो में। तो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है कमेंट। कमेंट तो ये आपका बताया था आपको कि ये कमेंट है, दिस पैराग्राफ विल बी रीड दिस पैराग्राफ सिंगल लाइन कमेंट। तो एचटीएमएल में लोग ये भी इस तरह कमेंट करते हैं और सीएसएस में इस तरह कमेंट करते हैं और जावास्क्रिप्ट में डबल स्लैश का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट आता है कि हाँ, अब बेसिकली मार्जिन पैडिंग और बॉर्डर, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक, तो मैं यहाँ मूव ऑन करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि सीएसएस में जाता हूँ और यहाँ पे मैं H1 लिखता हूँ, देन मैं इसको बॉर्डर लिखता हूँ, बॉर्डर चेंजेस नहीं, चेंजेस तो नहीं हुए। तो बेसिकली क्या है कि अभी चेंजेस क्यों नहीं हुए, बॉर्डर और पैडिंग क्या होता है। तो मैं सिंपली इंस्पेक्ट विंडो पे जाता हूँ, स्क्रीन इंक्रीज कर देता हूँ। अब ये देखिए क्या है कि देखिए ये रहा हेलो सर, ये रहा हेलो सर। अब जो हेलो सर है
उसको कितनी मार्जिन प्रोवाइड की गई है, जितना बॉर्डर पैडिंग पहले, हाँ, और बेसिकली क्या है कि सेमेस्टर 5 में सीएस में आ जाएगा एक सब्जेक्ट है वेब डिजाइनिंग करके। ठीक है, चूज करना जो लोग चूज करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप पूरा एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट सब कुछ समझ के करेंगे तो वो सब्जेक्ट आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, स्कोरिंग सब्जेक्ट है बेसिकली। तो मार्जिन, ये उसका बॉर्डर, ये उसकी पैडिंग। ठीक, तो ये रहा कॉन्सेप्ट। अब और एक चीज और है, कोई डाउट हो तो आप सिंपली टेक्स्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, या तो करिए या तो फिर व्हाट्सएप या लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू कॉन्टैक्ट करिएगा। तो ये बीच में आ गया कंटेंट पार्ट, देन पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट। एक चीज और, अब ये लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक, बीएस कोरियर। अब मैं क्या करूँ, सिंपली मैं, ये बॉर्डर आया, अब ये क्या है, जो ये बॉर्डर है ना, ये लेफ्ट, सॉरी फ्रंट, सॉरी टॉप डाउन लेफ्ट राइट सब सबके साथ एक साथ इस्तेमाल होगा। अगर मैं पैडिंग लिखूँ तो इसमें सारे, या तो मैं पैडिंग लिखूंगा तो इसमें लेफ्ट टॉप बॉटम राइट चारों चीज आ जाती है। और अगर मैं स्पेसिफिकली लेफ्ट लिखूंगा, 10 पिक्सल्स लिखूंगा, ठीक, तो ये बेसिकली जो पैडिंग है उसको लेफ्ट, जो पैडिंग लेफ्ट साइड होगा, देखिए इस साइड से लेफ्ट हुआ, ये देखिए थोड़ी शिफ्ट हो गया था। ठीक है, तो एक सेकेंड और मैं ये विंडो ऑफ कर देता हूँ, और VS कोड और दोनों को समरी, हाँ। ठीक है, अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा, 100 करूंगा, तो ये और आ गया। ठीक, ये बेसिकली पैडिंग लेफ्ट हो रहा है। ठीक, पैडिंग टॉप राइट, जैसे बॉर्डर का सिंपली कॉन्सेप्ट है लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, मार्जिन का भी सेम कॉन्सेप्ट आता है। ठीक, तो नेक्स्ट है कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। अब क्या है, जैसे एक है बैकग्राउंड कलर। ठीक, अब बेसिकली बैकग्राउंड कलर में क्या है कि मैं सिंपली लिखता हूँ बॉडी बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ये पूरा बैकग्राउंड कलर पूरा ये ब्लैक में इम्प्लीमेंट होता है, उसको हटा देता हूँ, थोड़ा अच्छा यूआई हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया बैकग्राउंड कलर। ऐसे मल्टीपल चीजें हैं जो यूज में आती है बैकग्राउंड कलर से। कोई बैकग्राउंड इमेज लगाना है, बैकग्राउंड पोजीशन करना है, कोई इमेज है उसको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है। ठीक है, अब क्या, अब सेम कॉन्सेप्ट जैसे मैंने मार्जिन बताया था, मार्जिन बैटिंग में बताया था कि या तो सिंपली पैडिंग का यूज कर इसमें लेफ्ट राइट टॉप बॉटम आ जाएगा, या तो फिर यहाँ पे है कि जैसे ये है बैकग्राउंड कलर ये रहा, बैकग्राउंड इमेज ये रहा, बैकग्राउंड रिपीट पोजीशन ये रहा, और इसको एक साथ यूज करने का नीचे तरीका दिया गया बॉडी, देन बैकग्राउंड कलर, इमेज रिपीट होगा कि नहीं, और क्या पोजीशन से। ठीक, तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सीएसएस टेक्स्ट पार्ट में। वैसे सेम आ जाता है टेक्स्ट डेकोरेशन। अब क्या है कि सीएसएस में टेक्स्ट डेकोरेशन है, फॉन्ट स्टाइल है, मीडिया क्वेरी है, बॉर्डर शेप है, टेक्सचर है, बहुत बड़ा चीज, सिंपल ये डॉक्यूमेंटेशन है। तो आप अब ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जैसा जैसा आपके प्रोजेक्ट में यूज होगा वो चीज लर्न करिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। अगर आप एक साथ सीएसएस पूरा लेके बैठेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी, प्रॉब्लम आपको ही आएगी, क्योंकि एंडलेस है, फ्लोट है, ग्रिड है, फ्लोट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और मीडिया क्वेरी हो गया, ये सब मल्टीपल चीजें आ जाती है, तब आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब क्या है कि हम लोग एक सिंपल सा एक सीएसएस फॉर्म क्रिएट करेंगे। ये फॉर्म रहेगा, ये फॉर्म आई थिंक H1 H2 कोई भी एक हेडिंग में यूज होगा, ईमेल हो गया, पासवर्ड सबमिट हो गया। ठीक, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये पूरा पार्ट में क्लियर कर देता हूँ। अब बात आ रही आगे की वीडियो में आपको मैं मीडिया क्वेरी का यूज बताऊंगा सिंपल सा। ठीक, कोड को इमिट कर दिया, तो मैं एक जल्दी से एक फॉर्म को क्रिएट कर देता हूँ। ठीक, तो बॉडी के अंदर मैं एक डिव ले लेता हूँ। अब क्या है कि डिव क्या होता है, मैं लाइन में आपको एक्सप्लेन भी करता रहता हूँ। जैसे डिव क्या होता है, कंटेनर के अंदर कंटेनर। सीएसएस में क्या रहता है कि हम लोग, सॉरी, बेसिकली वेब में बहुत अच्छी चीज ये होती है कि हम लोग हर चीज को कंटेनर के अंदर रखें, और कोई भी प्रॉपर्टी होगी तो सिंपली हम लोग उस डिव को एक क्लास में प्रोवाइड कर देंगे, और क्लास के अंदर जो भी कंटेंट रहेगा ऑटोमेटिकली उस क्लास की सारी सीएसएस की चीजें उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक, तो नेक्स्ट आता है कि फॉर्म, इनपुट। एक सेकेंड, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो मैं काम करता हूँ कि मैंने ये सारा जो कोड है मैंने एक्सप्लेन करके रखा है, सब बने बनाए रखा है, मैं उसी को सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ वेबसाइट के अंदर। यस,
तो ये रहा आपका एचटीएमएल का कोड। तो मैं आपको क्लास में भी ये सब कुछ एक्सप्लेन करके रखा था, तो मैं सिंपली यहाँ पे लाइन बाय लाइन को कोड यूज बता देता हूँ, कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन है और क्या क्या सबका यूज है। तो मैं इसको साइमल्टेनियसली लाइव सर्वर की हेल्प से भी ओपन कर देता हूँ। इससे ये रहेगा कि जो भी चेंजेस मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता रहूँगा, वो मैं वहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता रहूँगा, ठीक। तो सिंपली क्या है, डॉक टाइप एचटीएमएल मेटा, द नेम, रिपोर्ट टाइटल आ गया, डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को चेंज करूंगा, जैसे यहाँ पे है, ये लिखा है डॉक्यूमेंट, ठीक। तो ये लिखा है डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट की जगह अगर मैं डॉक्स कर दूंगा तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंजेस यहाँ पे टाइटल में हो जाएगा। देन मैंने एक सीएसएस फॉर्म की ये सीएसएस क्रिएट करके रखा है, मैं आपको लाइन में एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने इनलाइन सीएसएस रखा है, सॉरी, इंटरनल सीएसएस, ठीक। तो ये रहा बॉडी डिफ के अंदर एक क्लास है। अब क्लास क्या है, अब देखिए क्या है कि मैंने बताया था क्लास और आईडी। अब क्लास और आईडी में आपको फिर से बताता हूँ क्या डिफरेंस है, कि आपका रोल नंबर आईडी हो गया और क्लास तो पता ही है, ठीक। अब जैसे ये क्लास है, क्लास को हम लोग कॉल करते हैं डॉट से, डॉट सेंटर। अब अगर मैं सेंटर ये डॉट हटा दूंगा तो सारी जो प्रॉपर्टीज मैंने सेंटर के अंदर यूज की होगी, आई थिंक वो यूज कर लिया है। तो ये डॉट से हो गया क्लास और हैश से हो गया आईडी, ठीक। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। क्लास हो गया, अंदर H1 के अंदर फॉर्म लिखे, देन क्लास इनपुट बॉक्स रखा हूँ मैंने। क्लास का आप कोई भी नाम रख सकते हैं, चाहे तो इनपुट भी रख सकते हैं। इनपुट टाइप मैंने टेक्स्ट रखा है, ये एक रिक्वायर्ड एंटिटी है। लेट कर अगर मैं सबमिट करूंगा तो प्रॉब्लम आई, आई थिंक इसमें सेशन कोई प्रॉब्लम है। देन मैंने एक स्पैम क्रिएट करके रखा है ईमेल नाम से। देन अगेन एक वही सेम, अभी देखिए क्या यूज हुआ, मैंने इनपुट बॉक्स 3 जगह यूज किया और जो भी मैं स्टेटस लिखूंगा वो तीनों जगह वो यूज हो जाएगी। तो मुझे एक ही कोड को 3 बार नहीं लिखना पड़ेगा। यही डिसएडवांटेज है इनलाइन सीएसएस का, ठीक। सॉरी, यही एडवांटेज है क्लास का, ठीक। तो ये देखिए इनपुट बॉक्स में मैंने जो भी चीज ई बस खाली मैंने ये 5 से 6 को कोड लिखा है, ये सिंपली डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हो गया है। पासवर्ड हो गया, इनपुट बॉक्स टाइप बटन है और सबमिट इसकी वैल्यू रखा है, ठीक। अब सिंपली मैं स्लाइड लाइन सीधे प्रिंट करता हूँ। तो बॉडी मैंने एक साथ इंप्लीमेंट किया है, मार्जिन और ये पैडिंग 0 0, ठीक। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन है, तो ये फॉर्म में देखिए अंडरलाइन बना हुआ है। देन बैकग्राउंड, ये है फॉन्ट फैमिली, ये है कर्सिव में। देन डॉट सेंटर मैंने पैडिंग रखा है डॉट 50 px और 50 px। अब देखिए ये है फ्रंट लेफ्ट और ये बॉटम राइट, ऐसे शेप रहता है। अब ये बैकग्राउंड कलर मैंने इसको यूज कर रखा है, ये आरजीबी कोड, आप चाहें तो यहाँ पे रेड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो हेक्स कोड हो गया, आरजीबी कोड हो गया, ठीक। बॉर्डर यहाँ देखिए मैंने एक रेडियस रखा है, तो बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, जैसा जैसा आपके प्रोजेक्ट में जैसा जैसा यूज होगा, जो भी रिक्वायरमेंट आएगी, सॉरी, तो उसी के हिसाब से आप लोग नई नई टेक्स्ट हो गया, नई नई सिलेक्टर्स को लर्न करिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए, ठीक। देन आगे इनपुट बॉक्स मैं टाइप बटन रख दिया है, ठीक। तो उसका जो विथ है 50% रखा है। जो बैकग्राउंड कलर मैंने ये प्रोवाइड करके रखा है, 30, रेड ब्लू ग्रीन कलर, उसका जो मैं टेक्स्ट उसका कलर ये, बॉर्डर ये रहेगा, ठीक। तो यहाँ तक तो पूरा फॉर्म क्रिएट हो गया है, ठीक। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं मीडिया क्वेरी पे। अब क्या, अगर मैं साइज, अगर मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, इसकी साइज इंक्रीज कर देता हूँ, और अगर मैंने इसकी साइज में थोड़ा सा भी छेड़छाड़ किया, तो देखिए ये जब इसकी साइज को मैंने आईफोन एसई में रखा, तो ये भी सोच सकते हैं कि 37 और 667 में रखा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एक सेकंड, तो हो क्या रहा है कि जैसे साइज में फोन आएगा तो ऑटोमेटिकली नीचे कलर ये ब्लू हो गया, जो एज यूजर मैंने वीएस कोड में सेव करके रखा था, ठीक है। साइज में अंतर हुआ, ये पुराना वाला कोड एरिया, जैसे मिनिमम विथ 480 पिक्सल के अराउंड, ये जैसे ही पहुंचेगा तो ये लाइट ग्रीन कलर ले लेगा। इसको मैं कट करता हूँ, देखिए ये 480 पिक्स से अप डाउन हुआ, तो ये देखिए इसका कलर नीचे चेंज हो गया। तो यही यूज है मीडिया क्वेरी का, ठीक। तो बेसिकली क्या है, मीडिया स्क्रीन पे उन्होंने मिनिमम विड्थ डिफाइन, आप चाहे तो साथ में मैक्स विड्थ भी कर सकते हैं, और या मैंने खाली एक ही प्रॉपर्टी चेंज करने का है कि बॉडी बैकग्राउंड कलर ब्राइट ब्लू। अब मैं चाहूँ तो इसमें ये भी डिफाइन कर सकता हूँ कि स्क्रीन साइजेस चेंज हुआ तो क्या क्या मेन्यू में असर होगा, नेविगेशन में क्या क्या होगा, और डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट ट्रांजिशन और एनिमेशन का यूज करके हम लोग कैसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अलग अलग प्रॉपर्टीज को, ठीक। तो सीएसएस फॉर्म क्रिएट हो गया है। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट पे। मीडिया क्वेरी में आ गया, फिर और भी आता है, प्रिंट आता है, स्क्रीन में आपको स्क्रीन का यूज करने को बता दिया है, कैसे यूज होगा। अब एक मैंने अब एक बार लास्ट में बता देता हूँ कि जैसे जैसे जो भी चीजें यूज होंगी उसी के अकॉर्डिंग न्यू न्यू चीजों को सीखिए, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे आई थिंक अराउंड 60 चीजें दे रखी हैं। अभी बहुत कम है इस चीजेस में, अभी बहुत व्यूज है, बहुत बड़ा है, बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं चीजेस में, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बूटस्ट्रैप के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था। बात आती है कि अब क्या है कि
ऑफ कोर्स फाइलें हैं उसकी भी। अब या तो हम लोग फाइलों का यूज़ करें, या तो सिंपली एक यहाँ पे एक लिंक दे रखा है, यहाँ भी है, और ये लिंक है। इस लिंक को आप सिंपली अगर यूज़ करेंगे, बूटस्ट्रैप की आप कोई भी कोडिंग करेंगे लाइव सर्वर या यूज़ करेंगे नेट का यूज़ करके, तो सारी जो इस साइट से बूटस्ट्रैप की सारी फाइलों को ये यूज़ करके आपकी साइट में इम्प्लीमेंट कर देगा। ठीक है, एक चीज़ और है, बूटस्ट्रैप की हेल्प से भी आप लोग जो आपकी जो फाइल्स है जो आप लोग अपलोड करते हैं होस्टिंग के लिए, तो वो भी मैनेज हो जाती है। ठीक। तो एट लास्ट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो सीमंत सर हैं, प्रतीक सर हैं, मैं हूँ, और भी मल्टीपल जीडीएससी के मेंटर्स है। कमेंट सेक्शन है यूट्यूब का, और लिंक्डइन प्रोफाइल है, व्हाट्सएप है, पर्सनल है, डीएम कर लीजिए। ठीक है। सो थैंक यू।